बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 10वां लेक्चर है। तो हस्ब रवायत हम सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया इसको रिवाइज करेंगे। तो समरी रिकॉल में जी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन की बात की और उसमें हमने ये देखा कि y इज इक्वल टू 0 जिसे ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हमने सीखा। फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इस बारे में सीखा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखें तो वो भी जो है सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसमें इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। फिर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात की। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं और फिर इसी फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन से हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वो नॉर्मली वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही हुआ करता है जिसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा। इसके बाद हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की और फिर उसके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। उसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक जो है उसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली जो एसोसिएटेड होमोजीनियस पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन होता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, जो राइट साइड पे सोर्स टर्म होती है या जिसे इनपुट फंक्शन भी हमने कहा, उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये चंद चीजें थी जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी। आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे वो है कंस्ट्रक्टिंग ए सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम अ नोन सॉल्यूशन। कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अगर हमें पता है तो हम उसकी मदद से दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये जो क्या मेथड है या कैसे ये प्रोसीजर है, हम प्रोसीड करते हैं इसमें, आज के लेक्चर का जो अहम टॉपिक है वो यही है। इसके बाद फिर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पिछले लेक्चर तक हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे बात नहीं की थी। जस्ट सॉल्यूशन के हवाले से जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हमने उनको कवर किया। तो आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे और काफी सारी एग्जांपल्स हम करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशंस हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशंस अपीयर होंगे, उन सारी टाइप्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं जी कि हमारे पास सबसे पहले ये तरीका क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम अ नोन सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वक्त आपके सामने एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है। दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स द वेरिएबल कोफिशिएंट। सपोज इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो इक्वेशन है जी, a2x y डबल डैश प्लस a1x इंटू y डैश प्लस a0x इंटू y इज इक्वल टू 0। तो हमने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें भी इस तरह की इक्वेशन हमारे सामने थी और हमने सबसे पहले ये काम किया था कि इस कोफिशिएंट y हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या ये सेकंड ऑर्डर के लिए हम कर रहे हैं, ताहम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है हायर ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दीजिए। थ्रू आउट द इक्वेशन जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये जो इक्वेशन है इस शक्ल में आ जाएगी। y डबल डैश, मैं आपकी आसानी के लिए इसे लिख रहा हूं, प्लस a1x ओवर a2x डिवाइड हो रहा है इंटू y डैश प्लस a0 x ओवर
a2x इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है इसको हमने कह दिया p और इस टर्म को हमने क्या कहा q। दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज सपोज p ऑफ x। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी फॉर्म ये बन गई। अब हम देखते हैं जी कि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। हम कहते हैं सपोज y1 a non-zero where y1 is not equal to 0 means कि y1 एक नॉन जीरो सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम फिर सपोज वी डिफाइन, हम एक सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, यहां 1 होना चाहिए। हम एक सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, y1 नॉन जीरो फंक्शन है। हम कहते हैं जी कि सपोज दिस y इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y1 भी सोल्यूशन है। अब इसमें जो y को एज्यूम किया ना, ये कहा कि u ऑफ x इंटू y1x, बेसिकली हम दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वो अननोन फंक्शन जो यहां अपीयर हो रहा है ना, u ऑफ x, इसे ही एक्चुअली हम देखेंगे कि ये दूसरा सोल्यूशन है इसका। ओके, हम कहते हैं जी कि y इज इक्वल टू u ऑफ x y1x, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैं फिर यहां बता रहा हूं कि y1 जो है हमने अज्यूम किया है कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कंसीडर की है। ओके, अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन है, अज्यूम करें y को कि ये सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं। क्यों ले रहे हैं? चूंकि उस जो हमने इक्वेशन कंसीडर की हुई है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। ओके, जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है जी, हम बेसिकली कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो वो प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है डेरिवेटिव का वो हम यहां यूज कर रहे हैं। u को हमने सेम रखा, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी y1 डैश। अब y1 को सेम रखा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लिहाजा पहला डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद हम करते हैं जी कि इस का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब पहले इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो u सेम रखा, y1 डबल डैश प्लस 2, ये असल में ना, चलिए मैं यहां आपके लिए दोबारा कर देता हूं, y डबल डैश ये होगा, देखिए ये पहली टर्म है हमारे पास u y1 डैश, ये वाली, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो u सेम रखा, y1 का फिर डेरिवेटिव लेंगे ना y1 डैश का, तो क्या होगा y1 डबल डैश। ओके, फिर हम u का डेरिवेटिव ले रहे हैं और y1 डैश को सेम रखा। अब मैंने इस u y1 डैश का डेरिवेटिव मुकम्मल कर लिया है। अब अगली टर्म जो है हमारे पास वो क्या है, y1 u1 डैश। ओके, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम चलें पहले y1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर u1 डैश कर देते हैं। सॉरी, ये u1 नहीं होगा बल्कि u डैश होगा। और इसके बाद क्या करते हैं जी, अब y1 सेम रखा, u का डेरिवेटिव ले, u डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा u डबल डैश। ओके, ये देखें ये दोनों असल में ना ऐड हो जाती हैं टर्म में, ये और ये, तो इसकी वजह से ये आ रही है ये टर्म जो है ना 2y1 डैश u1 डैश प्लस y1 u डबल डैश। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं जी, ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये थी एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली। इसमें y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम y डबल डैश और y डैश की वैल्यूज पुट करते हैं, साथ y की वैल्यू भी पुट करते हैं। ओके, अब देखिए पुट करते हैं वैल्यूज, तो क्या होता है जी, इन वैल्यूज को पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो u जिन टर्मों में से कॉमन था उनको इकट्ठा कर लिया, फिर इसी तरह y1 u डबल डैश आ गया और u डैश जहां कॉमन था उन टर्मों को इकट्ठा कर लिया। ओके, अब देखिए हम ये अज्यूम कर चुके कि y1 जो है वो सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि y1 जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस q y दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर
y1 इसका सोल्यूशन है तो फिर क्या होगा, हमें ये चीज मिल जाएगी कि y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है y1 जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये आइडेंटिकली 0 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है ये जो y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, ये टर्म खत्म हो गई हमारे पास। और अब हम क्या कर लिख सकते हैं, y1, अच्छा चूंकि राइट साइड पे 0 था ना, ये 0 होगी सारी टर्म, अब राइट साइड 0 होगी। ओके, इसका मतलब ये 0 ये खत्म, अब ये टर्म y1 u डबल डैश प्लस 2y1 डैश प्लस पी y1 इंटू u डैश इज इक्वल टू 0। ये देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम एक और काम करते हैं कि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, किसमें, ने अननोन फंक्शन में, u में। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां जो इस वक्त हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर u अननोन था, उसमें जो इक्वेशन बन गई, तो अब हम इसको ना रिड्यूस कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कैसे, सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में ला सकते हैं इसको। तो वो कैसे कर सकते हैं जी, हम w एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और वो क्या है जी, इसको कहते हैं हम u1 डैश के इक्वल है। हम सपोज कर रहे हैं कि w इज इक्वल टू u1 डैश। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूं दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, w डैश इज इक्वल टू u डबल डैश। तो हमने जब इस इक्वेशन में u डबल डैश की जगह w डैश रख लिया और u डैश की जगह w रख लिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये सेपरेबल इक्वेशन है। कैसे, देखें, एक तो w की टर्म्स हैं और दूसरी y वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम इसको, इसका मतलब है सेपरेट कर सकते हैं। कैसे जनाब, देखिएगा जी, इसको हम लिखा, हमने w डैश को लिख लिया dw बाई dx प्लस 2y1 डैश ओवर y1 प्लस p, ये y1 डैश से थ्रू डिवाइड भी किया है, ठीक है। आप गौर कीजिए, तो y1 से इस तरह से हमने पहले डिवाइड किया है इसको ना। चले मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से बात समझ आ सके। y1 डैश से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल हैव y1 डैश, ये जो टर्म है ना, इससे डिवाइड करें y1 से, तो y1 प्लस p ऑफ y1 ओवर y1 इंटू w, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ये यहां से ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये dw इधर आ गया और ये इधर dx जो है इसके साथ आ गया, और w वाली जो टर्म है वो दोनों इकट्ठी कर लिया हमने। अब आप देखिए, तो इसे आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अच्छा, इसको आप राइट साइड पे भी लेके जा सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, ये दोनों बातें ठीक हैं। इस तरह लिख दें या इसको राइट साइड पे ले आके भी लिखें तो ठीक होगा। ओके जी, अब हो क्या रहा है जी कि हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां देखें हमारे पास ये वाली जो टर्म है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ w। इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखें y1 नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लिहाजा क्या होगा, log ऑफ y1। और ये जो p ऑफ x है, इसका क्या होगा जी, चूंकि p तो कुछ जनरल फंक्शन है, अननोन, या इसकी वैल्यू तो हमें अभी नहीं पता, तो लिहाजा इसका जो होगा ना जो इंटीग्रल, वो इंटीग्रल फॉर्म में ही हम लिखेंगे, क्योंकि p हमें पता नहीं है। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे यकीनन p हमें पता होगा, और फिर हम उसी तरह से p की वैल्यू फाइंड कर ये इंटीग्रल आसानी से फाइंड कर सकेंगे। ओके, अब हम जनाब यहां ये पावर में चला जाएगा, और लॉग का जो रूल है उसके तहत ये दोनों टर्में इकट्ठी हो जाएंगी, और ये बन जाएगा log ऑफ w y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल p d ऑफ x प्लस c। ओके, दोनों साइड्स का एंटी लॉग लीजिए, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, w y1, और याद रखना है ये एंटी लॉग इस तरह लेते हैं, log ऑफ, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, w y1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू e माइनस इंटीग्रल p d ऑफ x प्लस c। ये काम हम पहले भी करते रहे हैं, काफी दफा कर चुके, ताहम मैंने कहा दोबारा से
आपको आपके लिए रिवाइज हो जाएगी बात, ताकि बात समझ आए पूरी। ओके, इसको हम फिर लिख सकते हैं e रेज पर c e रेज पर माइनस इंटीग्रल p d ऑफ x, और अब ये बनता है w/1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इसको फिर से ना c1 कह दिया गया है, c1 e पावर माइनस e p d ऑफ x। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास टर्म आ चुकी। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, देखें w हमारे पास यहां से आ गया, यानी इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो w हमारे पास क्या था, u डैश सॉरी w इज इक्वल टू u डैश, और राइट साइड की पे क्या आ चुका, c1 e पावर माइनस, और ये डिवाइड होके नीचे y1 स्क्वायर आ गए। अब मुझे u चाहिए था, क्या चाहिए था, u, इंटीग्रेटिंग अगेन वी ऑब्टेन, चूंकि यहां u का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करेंगे तो u मिल जाएगा, लिहाजा हमने जब इंटीग्रेट किया तो ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, ये ऊपर इस तरह से लिखा dx प्लस y1 स्क्वायर इंटीग्रल, चूंकि इसमें p अननोन है तो लिहाजा हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखेंगे, प्लस c2। अब इस इंटीग्रेशन की वजह से जो कांस्टेंट अपीयर होगा एक और वो उसे हमने कह दिया c2। वैसे भी आप याद रखिए कि हमारे पास जो जब हमने स्टार्ट किया था तो ये किस ऑर्डर की इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, तो इसलिए इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होंगे, तो एक पहले से मौजूद था c1 और एक और कांस्टेंट अपीयर हो गया। तो अब जनाब हम देख सकते हैं कि u हमने जो अननोन फंक्शन था वो निकाल लिया। अब जब स्टार्ट हमने क्या कहां से किया था, हमने इसको कहा था कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये y1 अननोन था और दिस वाज अननोन, और हम अब u भी निकाल चुके हैं, लिहाजा हम y को अब यूं लिख सकते हैं c1 इंटू y1 तो ये आ गया, और u की वैल्यू अब यहां पुट कर दी, जब ये u की वैल्यू पुट की तो हमारे पास c2 इंटू y1 भी आएगा साथ, तो लिहाजा हमारे पास अब जो सोल्यूशन है वो ये बना। इसमें अगर हम ये अज्यूम कर लें कि c2 को, चूंकि ये वाला पार्ट तो हमें नाउन है ना, असल में ये अब इसका जर्नल सॉल्यूशन बना है, ये क्या बना है, जर्नल सॉल्यूशन। तो c2 को हम 0 कर दें, c1 को 1 कर लें, तो इसमें से हमें y2 की वैल्यू इजीली मिल सकती है। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्म ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन, कि अगर हमें y1 मालूम हो या पता हो तो हम इसकी मदद से एक सेकंड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जिसे हमने y2 कहा, और वो y2 क्या होगा, पहले y1 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रल e पावर माइनस इंटीग्रल p d ऑफ x ओवर y1 स्क्वायर इंटू d ऑफ x, इसमें आप पुट कीजिए और आपको सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या पुट कीजिए, p ऑफ x की वैल्यू पुट कीजिए, y1 तो नाउन है ना, तो y1 की वैल्यू पुट कीजिए, तो हम इजीली इसको सॉल्व करके तो y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड सेकंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वी नो फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके जी, अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें पता है हमें क्या क्राइटेरिया यूज करना पड़ता है जी, रॉन्स्कियन का क्राइटेरिया यूज करना पड़ता है। तो रॉन्स्कियन कैसे क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूं। अगर मेरे पास दो फंक्शंस हों y1 y2 तो उनका रॉन्स्कियन क्या होता है जी, y1 y2। मैंने बताया था कि पहली रो को आप कैसे लिखेंगे उसी तरह लिख देंगे, और फिर दोनों फंक्शंस पहली रो में लिखेंगे, सेकंड रो वुड बी देयर फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अगर ये 3 फंक्शंस हों तो फिर क्या होता है, पहली रो में सारे पहली रो में सिंपली फंक्शन लिखे जाएंगे, और सेकंड रो में क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, और थर्ड रो में सेकंड डेरिवेटिव। यानी जितने फंक्शन होंगे n-1, अगर n फंक्शंस हैं तो n-1 डेरिवेटिव्स तक हम जाएंगे, और उसमें यकीनन n रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन थे y1 और y2 जो हमने अभी फार्मूला निकाला है। तो देखें ये y1 लिख दिया, ये y2 की वैल्यू लिख दी। इसी तरह अब नीचे इसका डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव ऑफ दी
सेकंड फंक्शन। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है कि इस सारे को एक फंक्शन माने और इसको एक फंक्शन माने। तो ये देखें, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको पहले इसका डेरिवेटिव लिया गया है, डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा इंटीग्रल जो है, तो इंटीग्रल खत्म हो गया, ये और y1 इससे कैंसिल हो जाएगा y1 स्क्वायर से। और इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव लिया y1 डैश और ये इंटीग्रल की फॉर्म में ये टर्म लिखी हुई है। ओके, जब आप इसे ओपन करेंगे ना, डिटर्मिनेंट है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, y1 इंटू दिस माइनस y1 डैश इंटू दिस, ये जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो दिस इज ई पावर माइनस इंटीग्रल पी डी ऑफ एक्स, ये हमें मिलेगा। तो ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक्स की वैल्यू हो तो ये हमेशा नॉन जीरो है। तो हम जानते हैं जब ब्रॉन्स्की नॉन जीरो हो तो फिर वेक्टर्स या फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक। तो हम देख चुके जी, जो हमने दोनों सोल्यूशन निकाले वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। दोनों सॉल्यूशंस y1 नाउन था, y2 हमने फाइंड किया, दोनों को वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ओके, देयरफॉर y1 and y2 are linearly independent set of solution, so they form a fundamental set of solution for the differential equation this. Hence the general solution of the differential equation is this. हम पहले भी देख चुके कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन को से जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, c1y1 x प्लस c2y2 x। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ओके जी, अब हम एग्जांपल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। देखते हैं कि हमें अगर फंक्शन नाउन हो तो हम कैसे जो है दूसरा, एक फंक्शन नाउन हो तो दूसरा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। यहां आपको गिवन है जी कि y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल। तो हम इसका कैसे सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, पहले हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, पहले तो हमने ये किया कि उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। जो कोफिशिएंट था, क्या था कोफिशिएंट, दैट वाज एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, y डबल डैश माइनस 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये y डैश भी होगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप जब ये डिवाइड कर लेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, यहां से हम देखते हैं कि हियर p of x क्या है, हियर p of x इज माइनस 3/x एंड q of x की वैसे जरूरत तो नहीं होती, लेकिन चलिए फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हम लिख लेते हैं, दिस इज 4/x स्क्वायर। तो हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि सेकंड सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं जी, y2 इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल e पावर माइनस इंटीग्रल p d of x और y1 ओवर y1 स्क्वायर इंटू d of x। ओके, y2 क्या हो गया जी, फिर y1 की वैल्यू x स्क्वायर है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। p of x हम देख चुके माइनस 3/x है, तो ये लिखा 3 बाहर लिख लिया, माइनस ये जो माइनस है उस वाले माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो क्या लिखा जी, इंटीग्रल d of x ओवर x4, चूंकि y1 स्क्वायर x स्क्वायर था लिहाजा ये x पावर 4 हो गया। ओके, यहां से जी इसका इंटीग्रल क्या हुआ, log ऑफ x क्यूब। देखिए असल में ये होगा d of x ओवर x, दिस वुड बी बाहर 3 है ना, तो 3 log ऑफ x, 1 ओवर x का इंटीग्रल log ऑफ x होता है ना। तो ये इससे जब हम पावर रूल इस पे वो सॉरी log का रूल लगाएंगे तो ये जो शुरू में नंबर मल्टीप्लाई ये पावर बन जाएगी। ओके, तो इसका मतलब है ये x स्क्वायर हो गया और ये क्या है, e पावर log ऑफ x क्यूब। लिहाजा हमारे पास क्या बना जी, e और log आपस में दोनों कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास यहां क्या बचा फिर, क्योंकि यहां x क्यूब है ना, x क्यूब ओवर x, तो ये कैंसल आउट हो गया, फिर x क्यूब और x4, 1 ओवर x बचा इंटू डी ऑफ x स्क्वायर ये बाहर वाला और ये 1 ओवर x का इंटीग्रल आ गया log ऑफ x। इसका मतलब है y2 हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर log ऑफ x। दिस इज आवर सेकंड सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है अब हम
इसी की मदद से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अच्छा, ओवर द इंटरवल, hence the general solution of the differential equation on the interval 0 to infinity। ये 0 to infinity क्यों है? देखिए, हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन था that was x square and the second solution was x square into log of x। तो ये सॉल्यूशन किस इंटरवल पे डिफाइंड हैं या किस पे एग्जिस्ट करते हैं? तो क्या कहेंगे जी, एक्स स्क्वायर तो तमाम रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना, ये तमाम रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। याद रखिएगा, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके नेचुरल लॉग जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, लिहाजा नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, वो इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए ये जो डोमेन लिखी या इंटरवल ऑफ सोल्यूशन लिखा वो 0 टू इंफिनिटी लिखा। ठीक होगी बात कि जो हमने 0 टू इंफिनिटी सॉल्यूशन की डोमेन लिखी या इंटरवल ऑफ द सॉल्यूशन लिखा, वो इस वजह से लिखा चूंकि नेचुरल लॉग जो नेगेटिव नंबर्स के हैं वो डिफाइंड नहीं होते या एग्जिस्ट नहीं करते। तो यही वजह है कि ये इसकी डोमेन हमने 0 टू इंफिनिटी लिखी। तो उम्मीद है आपको ये पहली प्रॉब्लम समझ आई होगी। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। पहले तो ये कहा गया जी कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x ओवर रूट x है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड अ सेकंड सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल, on this interval 0 to pi. Okay, find a second solution of the equation. तो हम द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है जी, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन y2। सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज y1 इंटू इंटीग्रल e पावर p ऑफ x d of x, y1 स्क्वायर इंटू d of x। तो यहां p of x क्या है, 1 over x, दिस वन y डैश का कोफिशिएंट। ओके, जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या y1 की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे 1 over x पुट कर दिया p की जगह, e पावर माइनस इंटीग्रल 1 over x d of x, और यहां हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, y1 और इसका स्क्वायर ले लिया। ओके, अब हम देखते हैं जी कि क्या होगा। ये तो बाहर उसी तरह टर्म आ गई, ये चूंकि e पावर log ऑफ x आया था लिहाजा ये x बन गया, e और log ऑफ इसमें कैंसिल आउट हो गया, लिहाजा ऊपर x आ गया। अच्छा, यहां हमारे पास क्या था जी, यहां था x साइन स्क्वायर x, चूंकि हमारे पास यहां स्क्वायर लेना था इसका स्क्वायर लेंगे ना तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर x होगा, और ये जो है हमारे पास, अब ये x ऊपर चला जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, इसलिए आप देखिए तो ऊपर एक x नजर आ रहा है, एक नीचे नजर आ रहा है, ये x और x आपस में कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा और 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर x dx। ओके, तो अब हम करते हैं जी साइन ऑफ x ओवर रूट x, ये उसी तरह लिखा गया, इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ x, लिहाजा इसको हम सिंप्लीफाई करके, क्योंकि कॉज ओवर साइन लिख सकते हैं ना, तो साइन साइन से कैंसिल, माइनस कॉज ओवर रूट x, लिहाजा y2 हमारे पास ये आ गया। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज दिस वन। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अगर आप गौर कीजिए तो हमने थोड़ी देर पहले जो एक एग्जांपल किया, जो मेथड सीखा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेकंड सॉल्यूशन फॉर्म ए नाउन सॉल्यूशन, तो उसमें हमने एक स्टेज पे हमारे पास इक्वेशन आई थी w डबल डैश प्लस कुछ टर्म थी और साथ w डैश था, दिस इज इक्वल टू 0, दिस वाज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन की, क्या सब्स्टिट्यूशन की, हमने कहा कि w डैश जो है दैट इज u, तो इसके नतीजे के तौर पे हमें क्या मिला था, w डैश प्लस यहां कोई टर्म थी और यहां क्या आया था u, सॉरी ये कहेंगे u डैश प्लस यहां जो भी टर्म थी और u इज इक्वल टू 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये मेथड सीखा सेकंड ऑर्डर सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो उसके दरमियान में हमने ये चीज ऑब्जर्व की। तो आप गौर कीजिए तो यहां क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, इसका ऑर्डर रिड्यूस होके
तो क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन गई। तो इससे मिलती जुलती बात हम यहां रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में करते हैं। फॉर ए लीनियर, देखता हूं जी, देखते हैं कैसे वो होगा जी। फॉर ए लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अ सेकंड सॉल्यूशन फॉर्म ए नॉन सॉल्यूशन। सपोज y1 is a non-zero solution of the equation. This we assume that the coefficient of the above equation are continuous. Coefficients of the above equation are continuous, and a2 of x is not equal to 0 for every x in some interval I. The process we use to find a second solution y2x consists of reduction of order of equation to a first order equation. ये बात मैंने आपसे अभी बाकायदा डिस्कस की। तो यही प्रोसेस इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। यहाँ एक हमने इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं जी, विच इज एक्चुअली y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं y1 इज इक्वल टू e रेज़ पावर x इसका सोल्यूशन है जी। फिर हमने क्या किया, y2 अज्यूम कर लिया कि y2 जो है हमारे पास कोई सोल्यूशन है, वी हैव टू डिटरमिन दैट। अब उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हमने अज्यूम, जैसे पहले हमने जो प्रोसेस किया वही यहाँ भी कर रहे हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x e रेज़ पर y1 चूंकि हमने कर लिया है e रेज़ पर x ये अज्यूम किया है, लिहाजा हम पहले से ही उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको, y1 को। तो हमने पहले यही सोल्यूशन अज्यूम किया था ना, u इंटू y1। ओके, अब इसको जो है ना डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लिहाजा मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होगा किसका, इस इक्वेशन का, या इस जो सोल्यूशन हमने अज्यूम किया है। ओके, y डैश u इसी तरह e पावर x, फिर e पावर x अब सेम रखा, u डैश डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसे रिवाइज नहीं कर रहा। ओके, अब हम देखते हैं जी y डबल डैश माइनस वाई को की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, क्या सब्स्टिट्यूट किया जी, y डबल डैश की जगह क्या पुट करेंगे, चले मैं आपके लिए करता हूं ताकि हमें बात समझ आए। y डबल डैश की जगह रखेंगे u e पावर x प्लस 2 e पावर x u डैश प्लस e पावर x u डबल डैश, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया किसकी जगह, y डबल डैश की जगह। माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे जी, u e पावर x, एंड राइट साइड इज 0। ओके, अब आप देखिए तो ये दोनों कैंसल, ठीक हो गया। और यहां से देखें तो e पावर x कॉमन, ये देखें e पावर x कॉमन आ चुका, और यहां से हमें क्या मिला जी, u डबल डैश प्लस 2u डैश, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये तो नॉन जीरो होती है टर्म हमेशा, लिहाजा हमारे पास ये आ गया u डबल डैश प्लस 2u डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखते हैं जी कि हम w पुट करते हैं u डैश की जगह। तो इसी तरह हम थोड़ी देर पहले ये बात कर चुके, लिहाजा ये बन जाएगा, जब इस इक्वेशन में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन, तो हमें मिल जाएगा w डैश प्लस 2w इज इक्वल टू 0। यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिलेगा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेसिकली ये ना लीनियर इक्वेशन भी बन चुकी है। और अगर आप इसे देखें तो dw बाई dx उस तरह भी कर सकते हैं, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा कि इसे सेपरेबल भी बना सकते हैं और लीनियर भी बना सकते हैं। तो लीनियर से जल्दी हो जाता है, लिहाजा देखें p ऑफ x जो है q ऑफ x लीनियर, असल में ये यही फॉर्म है। देखिए वो फॉर्म क्या थी, dy बाई dx, मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, p ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ x। ओके, तो यहां देखें y की जगह w है, तो ये p ऑफ x है एक्चुअली 2, और q ऑफ x की जगह 0, q ऑफ x फिलहाल हमें चाहिए भी नहीं। तो देखते हैं यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, याद है ना आपको, ये होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल p d ऑफ x। ओके, तो p की जगह हमारे पास 2 है, लिहाजा e पावर इंटीग्रल 2 d ऑफ x इज इक्वल टू e पावर 2x। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कीजिए,
और ये स्ट्रेट वे आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसे आप e पावर 2x उसी तरह लिखें, इसका डेरिवेटिव जो है उसको इग्नोर कर दीजिए और w लिख दिया तो राइट साइड 0, इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट किया तो ये इसकी जगह हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे ना तो u आएगा e raised by 2x w, this is equal to constant, so w would be equal to c1 e power minus 2x। चूंकि ये इधर डिवाइड होगा ना तो फिर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस। ओके, इसके बाद क्या करते हैं जी, हमने w को क्या कहा था u डैश, तो देखें ये आ गया हमारे पास u डैश इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस 2x। इसको अब इंटीग्रेट करते हैं फर्दर टू फाइंड u, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, बहुत इजी इंटीग्रेशन है, यू कैन डू इट इजीली। ओके, तो हम कहते हैं जी y इज इक्वल टू यू एक्स ई पावर x। हमने क्या अज्यूम, ये तो u की वैल्यू आ गई, तो हमने अज्यूम किया था कि सोल्यूशन ये है y इज इक्वल टू यू इंटू ई पावर x। तो अब ux की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी और y इज इक्वल टू माइनस c1 ओवर 2 ई पावर माइनस c2e। अब ये तो हमें नाउन था, लिहाजा c2 को हम 0 ले लेते हैं, c1 को माइनस 2 ले लें आसानी के लिए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया y2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। अगर ये देखें, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर c1 की जगह हम कोई और नंबर लें तो कोई मसला नहीं, और नंबर भी ले सकते हैं। हमने एक रिजल्ट भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी सोल्यूशन होता है। तो देखें, अगर ये सोल्यूशन हम कह रहे हैं तो अगर मैं यहां c1 की जगह 4 सपोज ले लेता हूं तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बल्कि माइनस 4 चले ले लें तो 2 ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तब भी ये सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसका तो कोएफिशिएंट 1 ही रहे, हम इसको इस तरह से c1 को सिलेक्ट किया ताकि ये u कैंसिल हो जाए, जो सॉरी 2 कैंसिल हो जाए और c1 की जगह यहां पे हमारे पास 1 ही आए। ओके, तो विच इज द सेकंड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं क्या ये दोनों सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो हम इसके लिए रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। पहला सोल्यूशन e पावर x था और उसका दूसरा सोल्यूशन e पावर माइनस x था। इसका डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x और e पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e पावर x। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस e पावर माइनस 2x। ये हमेशा नॉन जीरो होता है जी। अब चूंकि ये दोनों सोल्यूशन जो हैं तमाम रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड हैं, लिहाजा इसकी डोमेन जो होगी या सोल्यूशन का इंटरवल जो होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये इसका जनरल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू माइनस c1 ओवर 2 ई पावर माइनस x। यहां खाली c1 भी लिख सकते हैं ये वाली जगह, कोई इशू नहीं है, चूंकि ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसके लिए कोई भी वैल्यू यहां लिखी जा सकती। c1 खाली लिख सकते हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, चूंकि कम से कम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर जरूर हो रहा है यहाँ। तो ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं और ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। ओके जी, अब हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी पढ़ लिया, और अगर हमें एक सोल्यूशन पता हो तो दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब बहुत अहम इशू शुरू हो रहा है, या बहुत अहम टॉपिक शुरू हो रहा है। आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए ना कुछ डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे और ये डिफरेंट 3 केसेस हम कंसीडर करेंगे, वो देखते हैं क्या है और किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे टू सॉल्व ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सिंपल केस से बात स्टार्ट की जा रही है जी कि सपोज हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल, ए कोई कांस्टेंट है, ओके, हैज एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। हम कह रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन इस तरह का है। नाउ फॉर हायर ऑर्डर ये इसको ना किया जा सकता, सॉल्व किया जा सकता है। ये अगर आप देखें ना सॉल्व करके, तो ये शो किया जा सकता है कि ये इसका सोल्यूशन इस शक्ल का होगा। कैसे, चले मैं आपके लिए इसे सॉल्व कर देता हूं। dy by dx इज इक्वल टू माइनस ए वाई, तो दिस वुड बी dy। वैसे उससे भी सॉल्व किया जा सकता लीनियर डिफरेंशियल, जैसे अभी हमने किया, तो ये आसान है। मैं जरा इसको जल्दी जल्दी से इसी मेथड से सॉल्व कर देता हूं। तो दिस वुड बी माइनस ए
इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, लॉग ऑफ वाई हो जाएगा और फिर ई पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो दोनों साइड्स का, ये अभी हम कर भी रहे हैं, दोनों साइड्स का लेंगे एंटी लॉग, तो क्या होगा माइनस ई पावर प्लस सी, और आप जानते हैं कि इसको मैं यूं लिख सकता हूँ सी ई पावर माइनस ए एक्स, C1 रादर। ठीक है, तो ये देखें, इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सोल्यूशन इस तरह का होगा। नाउ फॉर द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास इस तरह की हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो फिर हम सोल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑल सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। याद रखें, होमोजीनियस फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके नॉर्मली जो सोल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल टाइप होते हैं या इसी से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। स्पेशल केसेस हैं जी। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ए बी और सी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। अब यहां फिर मैं रिवाइज, वैसे हमने बात की है पहले कि यहां हम जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखने जा रहे हैं वो वेरिएबल कांस्टेंट्स, वो जो हैं कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है उसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल नहीं है। जैसे यहां ए बी और सी जो हैं दे आर स्ट्रिक्टली कांस्टेंट्स, तो हम पहले फेज में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में भी बात होगी लेकिन वो बाद में कुछ लेक्चर्स के बाद होगी बात। तो फिलहाल ये जरा जहन में रहे और पहचाननी है ये बात, क्योंकि जब बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब ये किस तरह से टैकल करना है। जब वेरिएबल कोफिशिएंट हों तो उसको टैकल करने का और तरीका है, और जब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों तो उस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन को टैकल करने का और तरीका है। तो बी केयरफुल अबाउट इट और केयरफुली देखें कि क्या इसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं या वेरिएबल हैं, उसी के मुताबिक फिर आप फैसला करेंगे कि आपने कैसे उसको रिजॉल्व करना है मामले को। ठीक है ना जी, ओके। तो अब हम देखते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका ये एक्सपोनेंशियल टाइप सॉल्यूशन है। किसका? ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो है कंसीडर की है। एक तो ये क्लू वहां से था जो पिछली हमने इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर देखी, वहीं से क्लू था कि जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन जो हैं एक्सपोनेंशियल टाइप के होंगे। ओके, अब हम देखते हैं जी y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स, और y डबल डैश क्या होगा, फिर ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स और साथ m मल्टीप्लाई हो गया तो m स्क्वायर ई पावर एम एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यूज इसमें डाल दीजिए इस इक्वेशन में, जब डालेंगे तो क्या होगा जी, a m स्क्वायर ई पावर एम, y डबल डैश की जगह वैल्यू डाली, b m ई पावर एम एक्स, y डैश की जगह वैल्यू डाल दी, और c y की जगह e पावर एम एक्स रखते हैं। अब e पावर एम एक्स देखें सब में से कॉमन है, ये कॉमन आ गया जी। अब ये तो नॉन जीरो होता है, लिहाजा ये टर्म जीरो होगी, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब याद रखना ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सारा जो मामला है ना इस पे डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन किस तरह से लिखे जाएंगे। ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इस पे डिपेंड करता है, रादर इसके रूट्स पे डिपेंड करता है। चूंकि हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक, m इसमें m की पावर 2 मैक्सिमम इन्वॉल्व होगी। अगर ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन होगी तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसके अंदर m क्यूब अपीयर होगा, यानी वो थर्ड डिग्री की एक इक्वेशन होगी और m उसमें वेरिएबल के तौर पे अपीयर हो रहा होगा। ठीक होगी बात। अब यहां देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
के बारे में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो रूट्स हैं, हम अभी अज्यूम करने जा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि इनके रूट्स जो हैं m1 m2 सपोज करते हैं। किसके? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। 2 ही रूट्स होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे यकीनन। तो अब हम कहते हैं वो जो 2 रूट्स हैं उनको नाम दे देते हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है। अब इसके बाद इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों जो m1 m2 हैं ये दोनों रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, अनइक्वल हों, रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। तो उस सूरत में व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, से m1 m2, देन द सॉल्यूशन आर, इसके फिर 2 सॉल्यूशन होंगे। एक होगा y1 इज इक्वल टू e पावर m1x, देखिए ना हमने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू e पावर mx, ये सोल्यूशन है। तो अब पहले m की वैल्यू डाल दी। अगर हम कह रहे हैं कि एक m1 वैल्यू है दूसरी m2 वैल्यू है, तो यहां डालेंगे तो ये पहला सोल्यूशन होगा, दिस वुड बी योर सेकंड सोल्यूशन, क्योंकि दूसरा हम क्या रूट अज्यूम कर रहे हैं? m2 अज्यूम कर रहे हैं। दीज फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। The general solution of the equation of this on this interval is, यहां से अब आपको एक रूल बताने जा रहा हूं। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। असल में हम स्टार्ट यहां से ले रहे होते हैं, e पावर mx टाइप का सोल्यूशन लेते हैं और इससे बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद अगर वो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, तो फिर सीधे सीधे हम सॉल्यूशन यूं लिखेंगे। कैसे जी? y इज इक्वल टू पहला कांस्टेंट e पावर जो पहला रूट होगा वैल्यू उसकी होगी m1x, और फिर प्लस c2 e पावर m2x। तो ये तरीका होगा लिखने का सॉल्यूशन। अब ये पहली एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। अभी चूंकि एक बात पढ़ी हमने, एक केस कंसीडर, अभी 2 बाकी हैं और सिचुएशंस, और वो क्या है अभी हम देखते हैं थोड़ी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट देता हूं कि जब रूट्स इक्वल हों तब क्या होगा, रियल भी हों इक्वल हों। पहले हम क्या पढ़ चुके, रूट्स रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। अगली बात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर होगा रूट्स इक्वल हों और रियल हों, और तीसरी बात होगी रूट्स जो हैं इमेजिनरी हों। इन 2 बातों का तज़किरा बाद में करते हैं। हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे और हम उसकी मदद से फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, यहां देखें, हम फिर अज्यूम करें y इज इक्वल टू e पावर mx इसका सॉल्यूशन है। y डैश और y डबल डैश इसमें कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यूज प्लग इन की और हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है जी। असल में एक स्टेप और यहां लिखना चाहिए था, 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है इस इक्वेशन को, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको जो है स्प्लिट कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको यकीनन सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम देखते हैं कि ये हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, m1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड m2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है देखिए कि हमारे पास इस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके 2 रूट्स आए हैं, दोनों रियल हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। तो हमने जो अभी मेथड पढ़ा था उसके मुताबिक जो पहले केस कंसीडर किया था, अब इसका जनरल सॉल्यूशन ये लिखा गया। मैं इसे आपके लिए खुद से लिखता हूं ताकि आपको बात दोबारा समझ आए सही तरह से। पहला कांस्टेंट लिखेंगे e पावर, पहला रूट क्या है जी, माइनस m1 की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2। तो m1 की जगह हमने लिखा माइनस 1/2, साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा क्या होगा जी, इसका सोल्यूशन c2, दूसरा कांस्टेंट आपने लिखना है,
और फिर आप लिखेंगे e पावर m की जगह आपकी वैल्यू है 3 प्लस 3x। तो दिस इज द वे टू राइट द जनरल सॉल्यूशन in the case when the auxiliary equation has distinct and real roots. Okay जी, ये एक और एग्जांपल है y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो ऑक्सिलरी, अच्छा यहां अब एक और चीज देखें, यहां डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी गई है, वो y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स वाली जो बात अभी हमने पिछली एग्जांपल में की वो नहीं लिखी गई। तो ये बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तरीका क्या होगा, गौर कीजिए थोड़ा सा। जहां डिफरेंशियल इक्वेशन में या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश अपीयर हो वहां m स्क्वायर लिख दें, जहां y डैश हो वहां m लिख दें, और जहां पे y खाली हो वहां आप जस्ट कांस्टेंट जो उसका कोफिशिएंट होगा वही अपीयर होगा, या इज इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रेट वे भी आप लिख सकते हैं, बजाय ये कि आप इसको करें और डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लग इन करें और फिर वो जो ई पावर एम एक्स तो नॉन जीरो होता है जी, ये जीरो है, और इसकी बजाय डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये प्रेफरेबली यही तरीका है। वो तो समझाने की हद, चूंकि जर्नल एक मेथोडोलॉजी डेवलप की जा रही थी, उस वक्त आपको ये बताने के लिए ये किया गया है कि आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे आप जस्ट क्या करें, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसी की मदद से फौरी तौर पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जा सकेगी। तो आगे भी चल के हम देखते जाएंगे कैसे ये काम प्रोसीड करेगा। ओके जी, क्या हो रहा है जी, अब इसमें देखें इसके फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, चूंकि इनका प्रोडक्ट क्या होगा बाहर वाली टर्मों का माइनस एम स्क्वायर। तो अब मुझे कोई, मेरे पास ऐसी टर्म नहीं है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 4 आए और जब सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आए प्लस 4 आए, और जब मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एम स्क्वायर आए। ठीक है जी, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, आप जानते हैं इसको लगाना क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दीज टू वैल्यूज। इसमें से प्लस वाली वैल्यू को m1 कह दिया और माइनस वाली वैल्यू को m2 कह दिया, तो लिहाजा हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन है जी, y इज इक्वल टू c1 पहला कांस्टेंट e पावर दिस इज m1 प्लस c2 e पावर दिस इज m2 एंड दिस इज x। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अब दूसरा केस, ये एग्जांपल मुकम्मल हो गई है। अब हम जहां से बात रोकी थी ना कि एक वहां बीच में हमने एग्जांपल कोट, दो एग्जांपल्स कोट की कि जब डिस्टिंक्ट रूट हो तो क्या सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। अब जब रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए हम कह रहे हैं जी कि रूट्स इक्वल हैं, जो m1 m2 दो रूट्स कहे थे ना कि उस डिफरेंशियल जो हमारे पास आई थी क्या जी, am स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमने ये अज्यूम किए थे। तो हम अब कह रहे हैं जी कि ये दोनों सपोज इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, इस सूरत में क्या होगा, हम कहते हैं ओनली वन सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हम कहते हैं ये इसका एक सोल्यूशन है। ठीक, m1 चूंकि अब दोनों इक्वल है तो दूसरा भी तो इसी तरह, लेकिन हमने जो टेक्निक पढ़ी है हाउ टू कैलकुलेट द सेकंड सोल्यूशन, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड द सेकंड सोल्यूशन। ठीक होगी जी बात। तो हमें पता है वो क्या होता है जी, सेकंड सोल्यूशन y2 इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल e पर p ऑफ d ऑफ x ओवर y1 स्क्वायर, यही है ना। तो इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये लिखा जी, देखिए हमारे पास जो बेसिक डिफरेंशियल वो थी ना इक्वेशन, वो थी a1 y डबल डैश प्लस b y डैश प्लस c y दिस इज इक्वल टू 0, ये थी। तो अब हम इसमें से अगर ये a है जी, a1 नहीं है, रादर दिस इज a, ओके। तो इसको हम a से जब डिवाइड करते हैं तो ये p ऑफ x बनता है ना, ठीक है ना, ये वाला p। तो इसका मतलब है p ऑफ x यहां लिखा गया माइनस b और a इंटू एक्स e पावर 2, ये स्क्वायर लेना था
तो स्क्वायर लेंगे ना, तो देखिए असल में ना y1 इज इक्वल टू em1x है ना, तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा e पावर 2m1x, और ये यही लिखा हुआ है। सही है जी। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में m1 क्या होता है, b ओवर 2a, यानी m1 इज इक्वल टू m2। ओके, ये क्या बात लिखी है जो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखें, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, अच्छा यहां से तो ये रिजल्ट निकला है, m1 इज इक्वल टू m2 से हम लिख सकते हैं फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac, और 2m1 क्या होगा, इज इक्वल टू b ओवर a। बेसिकली देखिए, याद रखिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर ये फार्मूला हो ना a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा, जब रूट्स इक्वल होते हैं ना, तो असल में उस वक्त ये टर्म 0 होती है बेसिकली, तभी ये रूट्स इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू -b ओवर a 2a रादर। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, और यहां से फिर हम लिख सकते हैं 2m1 इज इक्वल टू b ओवर a, लिहाजा 2m1 की वैल्यू हमारे पास b ओवर a आ गई। y2 हमारे पास क्या बना, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये था ना, b ओवर a की जगह असल में ना हमने उसको लिखा, ये जो b ओवर a है इसकी जगह उसकी वैल्यू 2m1 लिख दी। ठीक है जी, सही हो गया। और इसी तरह से नीचे भी 2e पावर 2m1x आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी d ऑफ x ये आ जाएगा, और y2 इज इक्वल टू हमारे पास ये इसका इंटीग्रल x होगा ना, x e पावर m1x आ जाएगा। थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, आसान है बात, लेकिन यहां जो असल में आपको बात सिखानी है वही है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या आया था, e पावर m1x, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x इंटू e पावर m1x, तो लिहाजा जनरल सॉल्यूशन हो गया c1 e पावर m1x प्लस c2 x e पावर m2x। रादर वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, क्योंकि m1 m2 इक्वल है ना, तो हम यूं भी लिख सकेंगे, बल्कि इसे होना ही यूं चाहिए था, ये 1 होगा x e पावर c2 x e पावर m1x। लीजिए, आपको जनरल बात बताने जा रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। जब हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे तो आपके उसके सॉल्यूशन दोनों रूट सेम होंगे बेसिकली, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम, यानी m1 m2 हम कह रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। लिहाजा क्या होगा, आप पहला कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिए c1 e पावर m1 इंटू एक्स प्लस c2, अब साथ आप x इंट्रोड्यूस करेंगे और e पावर m1x उसी तरह लिखा जाएगा। मैं आपके लिए ना एक छोटी सी यहां एग्जांपल पहले कोट कर, सपोज मेरे पास दो आ गए रूट्स, एक आ गया रूट्स आए, m की वैल्यूज आ गई 2,2 या 2 खाली आई वैल्यू, यूं भी कह सकते, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसलिए इक्वल भी रूट होंगे तो 2 दफा होंगे वो, यानी एक ही रूट, रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, रिपीटेड रूट। अब अगर मेरे पास ये इक्वल रूट्स हों और m की वैल्यू 2 हो, तो मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़े, तो मैं कैसे लिखूंगा, गौर से देखिएगा। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए इस तरह से, ये होगा जी y इज इक्वल टू c1 e पावर 2x प्लस c2 साथ x मल्टीप्लाई किया और e पावर 2x। क्लियर है जी। तो उम्मीद है आपको ये, अगर रिपीटेड रूट्स हों या इक्वल रूट्स हों तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये बात समझ आई होगी। अब हम
इसके लिए एक एग्जांपल भी देखते हैं। ये एग्जांपल है जी y डबल डैश प्लस 10 y डैश प्लस 25 y इज इक्वल टू 0। ये उसी तरह प्रोसीजर दोबारा किया, हमारे पास ये अल्टीमेटली ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ये होना चाहिए था प्लस, चूंकि ये सारे प्लस है ना तो इट शुड बी प्लस। तो m1 m2 की वैल्यू आएगी माइनस, m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी -5। हाँ अलबत्ता यहां अगर माइनस होता ना तो फिर ये बात ठीक थी जो पहले लिखी हुई थी, चूंकि यहाँ प्लस है तो ये आएगा और ये माइनस आएगी वैल्यू। चूंकि देखें ना असल में होगा ये कि m1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड दिस गिव यू m इज इक्वल टू माइनस प्लस सॉरी f ये आ गया और ये m इज इक्वल टू -5। तो इसका मतलब है इसके दो रूट्स हैं जो इक्वल हैं। तो देखें अभी हमने सीखा कि ये है क्या होगा y इज इक्वल टू c1 e पावर -5x प्लस c2x e पावर -5x। ठीक है जी, तो ये इक्वल रूट्स के केस में भी हमने एक एग्जांपल भी कर ली। ये एक और एग्जांपल है, तो इसमें देखें y डबल डैश 6y डैश प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें, यहाँ y इज इक्वल टू इस वाले चक्कर में नहीं है पढ़े, बल्कि डायरेक्ट हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी और ये एक्चुअली m+3 का होल स्क्वायर है। यहां से m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। सोल्यूशन आप यूं लिख सकते हैं। क्लियर है जी। अब तीसरा जो केस था, पहले हमने देखा केस कि जब रूट्स क्या हों, रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। फिर हमने देखा रियल हों और इक्वल हों। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं कि रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हों। बहुत अहम ये थोड़ा सोल्यूशन लिखना मुश्किल भी है और थोड़ा अहम इस लिहाज से भी कि ये फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे इस तरह के सोल्यूशंस ना। अब हम कहते हैं जी कि m1 m2 जो रूट हमने अज्यूम किए थे वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। एक बात बच्चों याद रखिएगा कि हमेशा कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं वो पेयर की शक्ल में अपीयर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ये रूट है, तो ये डेफिनेटली और ऑटोमेटिकली ये दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा रूट होगा। अगर कोई कहे कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा, आपको खाली ये बता देता है किसी इक्वेशन का रूट है, दूसरा रूट बताइए, तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा रूट प्लस वाले साइन के साथ होगा। ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि m1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और m2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एंड आर रियल। आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, विच इज सिमिलर टू केस 1 एंड हियर। अच्छा, अब अगर हम इसे एज रियल नंबर m1 m2 लें तो सोल्यूशन तो इस तरह ही लिखा जाएगा ना। हमने कहा ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे सोल्यूशन, ठीक है ना। तो c1 इंटू ई पावर, ये m1 की जगह वैल्यू आ गई अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स, c2e पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। अच्छा, इसको ना कन्वर्ट करते हैं इनटू द रियल फंक्शन। तो आयलर्स फार्मूला है, बहुत मशहूर फार्मूला है ये जनाब। मैं थोड़ा सा आपके साथ उसके लिए लिख देता हूं। अगर आयोटा थीटा हो ना, आयलर्स फार्मूला कहता है जी कि ये होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यही बात यहां लिखी हुई है। ओके, थीटा इज एनी रियल नंबर, इट फॉलोज दैट ई आयोटा बीटा एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स। ओके, माइनस आयोटा बीटा वाली टर्म क्या देगी, कॉज ऑफ बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स। ओके, इन दोनों को हम अगर करें ऐड, यानी एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों को ऐड अप करेंगे ना, तो आप देखें यहां आयोटा साइन वाली टर्म पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। तो आयोटा साइन वाली टर्म जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास ये बनेगा लेफ्ट साइड में ई आयोटा बीटा एक्स प्लस ई आयोटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स इज इक्वल टू 2 cos बीटा एक्स। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब cos वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और साइन वाली टर्म सरवाइव कर जाएगी। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि जो हमारा ये सॉल्यूशन था, ये जनरल सॉल्यूशन तो ये था,
इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सोल्यूशन है ना। एंड C1 C2 अगर हम आसानी के लिए इनको फॉर कन्वीनियंस ये ले लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और ये भी ले सकते हैं कि C1 की वैल्यू 1 ले लीजिए और C2 की वैल्यू -1 ले लीजिए। आर्बिट्रेरी है ना ये C1 C2 की वैल्यू, तो इनमें से कोई एक वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन, यानी क्या हुआ, हमने C1 और C2 की दो डिफरेंट वैल्यूज, दो ऑप्शंस ली, वो दोनों सॉल्यूशन होंगे। एक को हमने कह दिया दिस इज y1 एंड सेकंड को हमने कह दिया y2। ठीक, अब y1 की वैल्यू, इसका मतलब है ये आ गई हमारे पास, y1 इज इक्वल टू, इसमें से देखें तो यहां से हम e पावर अल्फा x अलग कर सकते हैं, यहां से भी e पावर अल्फा x अलग कर सकते हैं। इसी तरह y2 के लिए e पावर अल्फा x अलग किया और ये कॉमन आ जाएगा और बाकी ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं ये जो है यहां से, ये देखें ये वैल्यू, और यहां से e आयोटा बीटा x और माइनस e पावर माइनस आयोटा बीटा x, ये दोनों वहां वैल्यूज रखी, तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई e पावर अल्फा x कॉज ऑफ बीटा x, और y2 की वैल्यू e पावर अल्फा x साइन ऑफ बीटा x आ गई। तो अल्टीमेटली अब देखें हमने जो सोल्यूशन दो एज्यूम किए थे वो ये लिखे जा सकते। अब जनरल सोल्यूशन में लिखता हूं, जनरल सोल्यूशन अब मैं कैसे लिख रहा हूं, C1 y1 प्लस C2 y2, तो ये दोनों वैल्यूज y1 y2 की इधर सब्स्टिट्यूट की, और इनमें से अब e पावर अल्फा x जो है वो कॉमन आ जाता है, बाकी क्या बचता है C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। ठीक, तो ये है जी हमारा फाइनल सोल्यूशन इन द केस व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो क्लियर है जी। ओके, मैं दोबारा से थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना इसको रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। देखिए हमारे पास जो रूट्स आए थे वो क्या थे, मैं दोबारा यानी खुलासा कलाम बयान कर रहा हूं। ठीक है, कि बेसिकली जो हमने सारी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की उसमें फाइनल हमने क्या चीज अचीव की। देखें हमने स्टार्ट में कहा कि m1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और m2 की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अच्छा, नॉर्मली ये सॉल्यूशंस इस तरह से हम लिख लिया करेंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब these are the real part, this is the real part alpha and this is the imaginary part of the complex number। तो आप सॉल्यूशन यहां से देखते हुए लिखेंगे, ये जो पार्ट है आपका रियल, आप इसे करेंगे e पावर अल्फा टाइम्स x, ये अलग लिख लिया। उसके बाद C1 पहले आप लिखेंगे cos ऑफ बीटा x, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। तो ये तरीका है जनाब सॉल्यूशन लिखने का, किस सूरत में, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। एग्जांपल देख रहे हैं जी, y डबल डैश प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ये फिर मैं स्किप करता हूं, हम डायरेक्ट यहां आते हैं, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई पावर एम एक्स, और एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन। इसको जब हम राइट साइड पे ले आएंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो इसका जो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट दिस वन, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस के टाइम्स आयोटा। ओके, अब यहां देखें तो ये भी अल्फा बीटा, मैंने अभी बताया था ना अल्फा बीटा आयोटा बीटा फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां अल्फा क्या है, 0 है, और यहां बीटा क्या है, इस केस में ये जो हम अभी कंसीडर कर रहे हैं बीटा है जी के। तो अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा ये देखें। तो इसका मतलब है कि मैं अगर सॉल्यूशन लिखूंगा तो ये होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहां ई पावर रियल पार्ट में अब 0 है ना अल्फा की जगह, सॉरी इसे 0 इंटू एक्स लिखना चाहिए, और cos ऑफ के एक्स प्लस C1 भी साथ होगा कांस्टेंट, एंड C2 cos साइन ऑफ के एक्स। अब e पावर 0x तो 1 हो गया, लिहाजा ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जी।
ओके, नेक्स्ट देखें, ये 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 4y ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है, ये आएगा हमारे पास। तो ये भी देखें क्या है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब इसमें हमारे पास जो अल्फा है या रियल पार्ट है वो 3/4 है, लिहाजा e पावर 3/4 इंटू एक्स ये बाहर लिखा गया। उसके बाद c1 cos ऑफ, अब बीटा की जगह क्या है हमारे पास, दिस टर्म √23/4 इंटू एक्स प्लस c2 साइन ऑफ √23/4 इंटू एक्स। अब याद रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो ये जो कॉज और साइन है ये भी पेयर की फॉर्म में इकट्ठे अपीयर होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा ये रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहां सीखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम ए नाउन सॉल्यूशन, कि हमें अगर एक सॉल्यूशन पता हो तो हम दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी अगर हायर ऑर्डर इक्वेशन को लोअर ऑर्डर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन यकीनन वो सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकेगी जब फॉर एग्जांपल एक टर्म जो है W डबल डैश वाली मौजूद थी तो W डैश वाली भी थी। अगर वहां W डैश खाली ना होता तो फिर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का ये फार्मूला या ये जो थीम था ये वर्क ना करता। उसके बाद हमने देखा जी कि हम होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये एम्फेसिस के साथ बात है, इसको जरूर नोट कीजिए। तो फिर हमने देखा उसमें स्पेशल केस कंसीडर किया, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर की, और उसमें हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन देखी वो क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक आई जब सेकंड ऑर्डर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की। अब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स की नेचर में 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, वो रूट्स इक्वल हो और रियल हो, और वो रूट्स कॉम्प्लेक्स हों। हमने इन तीनों केसेस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इनके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये बात लर्न की। तो आज का लेक्चर इसी के साथ इख्तिताम पजीर होता है। इजाजत दीजिए, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।